नमस्कार नीरज जी, आपका संक्षिप्त परिचय यहाँ के माध्यम से दिया गया। नर्मदा साहित्य मंथन के आज के दूसरे दिन के सप्त ऋषि में से आज आप सातवें ऋषि के रूप में इस सातवें सत्र में हमारे बीच हैं और इस यज्ञ की एक महत्वपूर्ण आहुति के रूप में मां रेवा के तट पर हम सबको आपका सानिध्य और विचार सुनने का अवसर मिलेगा। एक फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में भारतीय इतिहास को तथ्यों के साथ, विशेषकर स्कूल एजुकेशन एनसीईआरटी के सिलेबस में सही तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में जो संघर्ष, जो अध्ययन आपने किया है, हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के सामने उन विषयों को लाने का काम किया है, इस प्रयास के लिए, क्योंकि लड़ाई अभी बाकी है, इस प्रयास के लिए मैं पूरे सदन से आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं पूरी आयोजन समिति की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और इस बात से इस सत्र की शुरुआत करना चाहता हूं कि 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि भारत में जितने रेवेन्यू विलेजेस हैं उतने गुरुकुल हैं। तो केवल 1835 से लेकर 1947 में वो सारे गुरुकुल कहां चले गए और 1947 में जब देश आजाद हुआ और 1950 में जब हमारा गणतंत्र स्थापित हुआ, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी वर्ड है रिपब्लिक, इंडिया इज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म उसमें बाद में जोड़ा गया। लेकिन आपने एक पुस्तक लिखी, उसका शीर्षक है ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक। तो 1835 से 1947 और 1947 से जब वो किताब आपने लिखी, तो क्या कारण था कि इस भारत के रिपब्लिक को आपने ब्रेन वॉश रिपब्लिक कहने की ताकत रखी? धन्यवाद पुष्पमित्र जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो आयोजक हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस योग्य समझा कि मैं यहाँ पर आकर अपनी बातें आपके साथ साझा कर सकूँ। जो पुष्पमित्र जी, जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर कई ढंग से दिया जा सकता है कि आप अगर कहते हैं कि ब्रेन वॉश रिपब्लिक क्या सोच के रखा, तो अगर हम अपने चारों ओर एक नजर दौड़ा लेते हैं तो वहां से समझ में आना शुरू हो जाता है। मैं जब फिजिक्स पढ़ाता था तो मेरा ऐसा मानना था कि हमारे इस देश में 21वीं सदी में हिस्ट्री जैसा वाहियात सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये होना ही नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं मन में ये जरूर आता था कि हम संसार में इतने पिछड़े हुए हैं, पता नहीं क्या कारण है उसका, जानता नहीं था, लेकिन इच्छा होती थी कि अगर हम भी नंबर 1 पे, जैसे लोग अमेरिका जाते हैं, हम कहानियां सुनते थे कि पहले यहाँ आते थे। तो एक व्यक्ति जो शिक्षण समुदाय से जुड़ा हुआ है, शिक्षा देता है, वो ये बोलता है कि हिस्ट्री एक वाहियात सब्जेक्ट है, उसे निकाल देना चाहिए। उसके बाद किसी कारणवश जब मैंने हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि यदि इस देश को पुनः विश्व गुरु बनना है, जो हर कोई चाहता है, तो उसकी जो कुंजी छिपी है वो इतिहास में छिपी है, इसके बिना नहीं हो सकता। तो यदि मैं स्वयं इतना ब्रेन वॉश्ड हूँ, तो फिर मैंने उसको समझने का प्रयास किया कि ऐसा है क्यों। तो चारों ओर जब हम देखते हैं तो आपको दिखाई देगा, आप एक युवा पीढ़ी को देखें,
उनका सपना क्या होता है। जैसे मैं फिजिक्स में डील करता था, तो मेरे पास बच्चे आते थे जो इंजीनियरिंग पढ़ते थे, तो उनका सपना होता था कि मुझे आईआईटी का एग्जाम क्रैक करना, अमेरिका जाना है, वहां पर किसी कंपनी में जॉब लेनी है, पैकेज की बात है। अब इसको आप थोड़ा सा इस तरह से देखिए कि हमारे देश में ही कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत वैभवशाली है, बहुत संपन्न है, और कुछ है जो पिछड़े हुए माने जाते हैं, विशेष रूप से यदि हम अपना जो पूर्व वाली दिशा है उसे देखें। तो दुर्भाग्य से यहाँ पूर्व के लोगों को अपने घर छोड़कर पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में जाना पड़ता है। वो क्या सोच के आते हैं कि वहां जाएंगे तो कमाई करेंगे, भले उसके लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। अब वो जब वहां से आके यहाँ मजदूरी कर रहा है, मुंबई में कर रहा है, चंडीगढ़ में कर रहा है, तो जो बिल्डिंग वो खड़ी कर रहा है वो किसी और सेट के लिए खड़ी कर रहा है। घर फोटो बेचता है कि मैंने नोकिया का मोबाइल फोन खरीद लिया, तो उसकी माँ खुश होती है कि बेटा कमाने लग गया। इसी का एक थोड़ा सा ग्लैमराइज फॉर्म है कि आईआईटी करके बच्चा वहां गया, वो जो कोड की एक स्ट्रिप लिख रहा है, उसका जो इंटेलेक्चुअल राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो उस कॉन्ग्लोमरेट के मालिक के पास है। तो एक तरह से एक ग्लोरीफाइड मजदूर है। तो इससे ज्यादा ब्रेन वॉशिंग कहाँ देखने को मिली। और फिर उस पर भी कमाल की बात है कि उन बच्चों में एक या उनके अभिभावकों में एक गर्व होता है कि हमारे बच्चे ने कुछ अचीव कर लिया। तो एक तो ये अंशता जैसे देखकर मुझे लगा कि ब्रेन वॉशिंग है। दूसरा, आज से अगर मैं 10-12 साल पहले की बात करूं तो मैं टिपिकल सेक्युलर लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा का था। मुझे कोई धर्म क्या होता है, मजहब क्या होता है पता नहीं था। और जब कभी बाई चांस क्लास में बात चलती थी हिंदू की, मुस्लिम की, ईसाई की, तो मैं ऑब्जर्व तो करता ही था। तो मेरा कहना होता था कि देखो, एक है जो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, दूसरा जो कन्वर्ट कर रहा है, तो जो तीसरा है जो हिंदुइज्म है उसको नष्ट होना ही है। और इसमें मुझे कोई दुख नहीं होता, मैं बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट होकर बात करता था कि ऐसा होने वाला। अब जब मुझे इन सबका अंतर समझ में आता है, तब मुझे लगता है कि ये इतने बड़े स्तर पर मूड बनाया गया कि ब्रेन वॉशिंग के अलावा इसके लिए कोई शब्द हो ही नहीं सकता। जी धन्यवाद। निश्चित तौर पर साइबर कूली बनने में जो लोगों को रोमांच था, उसको समझकर आपने ब्रेन वॉश्ड या ब्रेन वॉश होने से बचने के लिए जो प्रयास किया है, ये मुझे लगता है कि उसी की तरफ एक प्रयास था। लेकिन आपके उस प्रयास में कहीं ना कहीं इतिहास, जिसको हम ये मानते थे कि वो फैक्ट है और वो जो लिखा गया है वो सही है, लेकिन आजादी के 70 वर्षों बाद आप जैसे कई और लोगों ने भी इस और प्रयास किया, लेकिन आपके पहले भी कई लोगों ने प्रयास किया था कि जो इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है या जो इतिहास लिखा गया है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, लेकिन फिर भी उसको देश की जितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मान्यता रखने वाली संस्थाएं हैं, वो एज अ मैटर ऑफ राइट और एज अ करेक्ट हिस्ट्री लगातार पढ़ा रही थी, अभी भी पढ़ाया जा रहा है। उसको लेके क्या नया करने की जरूरत है, उसके पीछे का प्रश्न ये है कि देश की आजादी से लेकर आज तक वो जो इनकरेक्ट फैक्ट्स पे हिस्ट्री है, उसने जो नैरेटिव सेट किया है, मैं अगर डायरेक्टली उस प्रश्न को और कहूं तो प्रो इस्लाम और उसका उदाहरण देके कि जो इतिहास की पुस्तक मैंने कक्षा 10वीं में पढ़ी, उसमें मुगल एम्परर के चैप्टर के 15 पन्ने थे और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का केवल एक फोटो था और उसमें जिक्र था कि इनकी फांसी रुकवाने के प्रयास में क्या क्या किया गया, लेकिन फांसी क्यों हुई उसका जिक्र नहीं था। तो ये जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास है, उसके बारे में आपके विचार क्या है? नैरेटिव तो सेट हो चुका है अब तो, क्योंकि 70 साल में उन्होंने अपना नैरेटिव पूरा बना लिया है। ये क्वेश्चन बहुत बार लोग
पूछते हैं कि इस तरह का डिस्टॉर्टेड नैरेटिव क्यों है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मुझे लगता है इसमें हमारे देश में कमी क्या है। मैं एक पॉइंट से उसको स्टार्ट करता हूँ। संसार के किसी भी देश में देख लें, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी रेप्यूटेड रिस्पेक्टेबल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आपको डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन मिलेगा। हमारा देश एक अपवाद है जिसमें आपको किसी एक भी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका आंसर आगे अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो उसका परिणाम ये है कि हमारे देश का बच्चा क्या, बड़े भी, अब तो 3 पीढ़ियां हो चुकी है, कोई भी नहीं जानता कि इस्लाम क्या बताता है, क्रिश्चियनिटी क्या बताती है, सनातन धर्म क्या बताता है। हमें बस ये पता है कि सर्वधर्म संभाव है और ऑल रिलीजन्स आर सेम। इस तरह के 4-5 जुमले हैं जो हमें सिखा दिए गए। अब उनके पीछे है क्या, जो मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं मैटर ऑफ फैक्ट बात किया करता था कि एक अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है और दूसरा कन्वर्ट करके बाकियों को वाइप आउट कर रहा है। अगर आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को देखेंगे तो इन दोनों को आप विस्तारवादी बोल सकते हैं, प्रेडेटरी बोल सकते हैं, परजीवी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दूसरों पर सर्वाइव करते हैं, दूसरों पे थ्राइव करते हैं। आज से 150-200 वर्ष पहले तक काम तो वो यही करते थे, क्योंकि उनकी एक एक किताब है। ये सारा कुछ समझना बड़ा आसान है। अगर आपको सनातन धर्म समझना हो तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे कि यार वेदों से समझाऊं, उपनिषद से समझाऊं, पुराणों से समझाऊं, षड्दर्शन से समझाऊं, और क्योंकि ना और समझ में आएगा ना छोर समझ में आएगी। आमतौर पर तो यही होगा। आपने इस्लाम समझना है, कुरान उठाइए, मोहम्मद की जीवनी पढ़िए, समझ आ गया। क्रिश्चियनिटी समझनी है, बाइबल पढ़िए, सब समझ में आ गया कि एक ही किताब है, उसमें से चलता है। तो उनके डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव हैं। इस्लाम का बोलना है कि हमने सारे संसार को दरुल इस्लाम बनाना है, हर किसी को मुसलमान बनाना है, तब तक हम शांत नहीं बैठ सकते, हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे। क्रिश्चियनिटी का बोलना है कि वी हैव टू ब्रिंग द किंगडम ऑफ द गॉड थ्रू आउट द वर्ल्ड, डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। अब अगर ये उनका बिलीफ है, ये उनका अंधविश्वास है, उनका सुपरस्टिशन है, आप जो मर्जी नाम ले, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा तो यही है। आज से 150-200 साल वर्ष तक वो कैसे कर रहे थे? पहले तलवार से, उसके बाद बंदूक से, और एक बीच का जरिया होता था टॉर्चर करके या जिजिया से। तो इंड्यूसमेंट थी, वो इंड्यूसमेंट वेपन के साथ हो सकती है या फाइनेंशियल हो सकती है। आज समय चेंज हो गया, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो ऐसे माहौल में उनके लिए डायरेक्टली तलवार के दम पे या फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट से कन्वर्शन हो गई है मुश्किल। तो सॉल्यूशन क्या है? पहले उनके पास बेस्ट वेपन था, जब तलवार थी तो तलवार था, जब गन थी तो गन थी, उसे वो यूज करते थे। कुछ दिन पहले मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें एक जो विलन था वो एक मीडिया बैरन होता है, फिर बहुत बड़े बड़े उसके नेटवर्क्स होते हैं, केबल नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो उसमें एक सेंटेंस होता है कि कैमरा इज अ लेटेस्ट वेपन एंड वर्ड्स आर द आर्सेनल। तो दोनों को जोड़ लें तो नैरेटिव बन जाता है। अभी प्रखर जी जब बैठे थे तो वो नैरेटिव इकोसिस्टम की बात कर रहे थे। एग्जैक्टली यही चीज है कि आज आपके पास जो सबसे ताकतवर वेपन है वो क्या है? नैरेटिव। क्योंकि आपने साइकोलॉजी पे खेलना है। और कमाल की चीज है कि जब चर्चिल यहाँ इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था और यहाँ से ब्रिटिशर्स जाने वाले थे, तो उसने एक लाइन बोली थी, कॉलोनीज ऑफ द फ्यूचर विल बी द कॉलोनीज ऑफ द माइंड। तो इन सब चीजों से हम ये समझ सकते हैं कि जो सबसे पोटेंट वेपन है वो है इंसान के माइंड को मैनिपुलेट करना। और यदि आपने माइंड मैनिपुलेट करना है तो सबसे अच्छी एज होती है आप उसको बचपन में पकड़ लो। बचपन में पकड़ना है तो किताबों के जरिए पकड़ोगे तो सबसे सक्सेसफुल रहोगे। तो वही उन्होंने किया। हमसे गलती कहाँ होती है? हम ये सोच लेते हैं कि 1947 में एक चेंज आ गया था कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ी देर बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, लेकिन हमने एक मना लिया था कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे। और उसमें हम कहते भी कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। तो
अब हम अगर इसको बड़े डिस्पैशनेटली सोचने की कोशिश करें कि क्या 14 अगस्त 1947 तक कोई लड़ाई हो रही थी कि अंग्रेज डर के यहाँ से चले गए? ऐसा तो था नहीं। उन्होंने जो सोचा हुआ था वही करना था और वही उन्होंने किया भी। सिर्फ ये है कि जो सीट पे बैठा था उसकी चमड़ी का रंग अब गोरा नहीं था, वो काला था या सांवला कह सकते हैं उसे। लेकिन आप पूरा प्रोसेस देख लो, वैसे ही कंटिन्यू हो रहा है। और आपको क्योंकि जुडिशरी से है तो आप देखते हैं वहां पे कौन सी लैंग्वेज चलती है। अगर ये हम जिस इलाके में यहाँ पर साथ में ट्राइबल बेल्ट है, किसी आदिवासी को, वनवासी को, ट्राइबल को अगर इंसाफ चाहिए हो तो अगर वो आपकी कचहरी में पहुंच जाएगा तो उसे क्या लगेगा कि किसी उसी दुनिया में है, किसी और दुनिया में? उसके लिए वो अंग्रेजों की ही दुनिया है आज भी। और अभी मेरे बाद में अनुज जी आने वाले हैं, उन्होंने एक डिस्कशन में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोली थी कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके जाने से पहले यहाँ पर उनका काम कौन कर रहा था? जब हम जलियांवाले बाग की बात करते हैं, डायर ने तो ऑर्डर दिया था, गोली चलाई किसने दी? इसी देश के लोग थे। और बाकी, अब वो तो ट्रिगर चलाने वाले थे, लेकिन बाकी की जो छोटी छोटी सीट्स थी, सिर्फ टॉप वाली पोजीशन छोड़ दे तो कौन बैठे थे? इंडियंस ही बैठे थे, हमारे देश के लोग थे। अंग्रेज चले गए, उसके बाद क्या हमने, जिनको उन्होंने राय बहादुर बनाया था, जिनको उन्होंने अलग अलग पोस्ट दी थी, क्या हमने 15 अगस्त 1947 को सारी हटा दी थी? किसी को नहीं हटाया। सारा सिस्टम एज इट इज कंटिन्यू किया है। और क्योंकि एज इट इज कंटिन्यू किया है, अब हम एक भ्रम में फंसे रहे आम लोग कि देयर हैज बीन अ चेंज ऑन 15 अगस्त 1947, जबकि वैसा कभी हुआ ही नहीं। आज लगातार वैसा चल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि 2014 में हमारे देश का जो कॉन्शियसनेस था वो थोड़ा जागा और हम एक डेलिबरेट चेंज लेके आए। 2019 में थोड़ा सा और हमने सशक्त करने की कोशिश की। हालांकि जो अपेक्षाएं थी वो नहीं पूरी हो रही है, लेकिन ये मेरा मानना है कि 1947 को जो काम होना था 2014 को शुरू हुआ है। अभी हम बेबी स्टेप्स लेके आगे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है इसी में आपके प्रश्न का उत्तर छिपा है कि क्यों ऐसा हुआ कि हम आज जाग रहे हैं। वो जाग हम आज अभी भी पूरे नहीं जागे। आप देखें, इस पंडाल में कुछ लोग होंगे या आपको बहुत एक बड़ी छोटी सी माइनॉरिटी दिखेगी जो अभी जाग रही है। और ये और भी ज्यादा इम्पोज करता है कि उन्होंने किस तरह से माइंड स्पेस ऑक्यूपाई करके जो मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि सबसे संसार में अगर सबसे कमजोर चीज है तो वो कौन सी है और सबसे मजबूत चीज है तो वो कौन सी है? तो दोनों का आंसर है ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन, मस्तिष्क सबसे कमजोर भी हो सकता है। वो इतना कमजोर हो सकता है कि आप बाहर अगर एक पान वाले के खोखे पे जाएंगे तो एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, मेहनत से पैसा कमाता है, अपनी जेब से वही पैसा निकाल के वहां से बीड़ी का बंडल खरीद रहा है, अपने शरीर के लिए कैंसर खरीद रहा है। तो इससे कमजोर माइंड का एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेगा? और अगर आपने स्ट्रॉन्ग माइंड देखना है तो वो भी ह्यूमन माइंड है जिन्होंने कहां कहां तक तरक्की कर ली है। तो जब हम अपने माइंड को किसी और के सामने झुका देते हैं या दूसरा उसको सबवर्ट कर लेता है, तब हमें ये समस्या आती है कि हम एक ऐसा समाज बन जाते हैं जिसको कोई भी जिस दिशा में चाहे वो हाँक के ले जाता है। वही हम देख रहे हैं। अगले दो प्रश्न इस फर्स्ट पार्ट से जुड़े ही हुए हैं कि जब सारी चीजें दिमाग को कंट्रोल करनी है, ह्यूमन माइंड से कंट्रोल होनी है, तो आजादी के 70 वर्षों बाद जब हमारे चीजों को थोड़ी रिकॉग्निशन मिलने लगी है, थोड़े कदम हमने आगे बढ़ाए हैं, लेकिन ऐसे समय में और विशेषकर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जब किताबों का, स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताबों का महत्व कम होता दिखता है, क्योंकि आज 6 साल से लेकर 16 साल का बालक टैब पे या मोबाइल पे पढ़ता है, तो वहां जो उसको फैक्ट्स और नए नैरेटिव्स दिए जा रहे हैं, उस लड़ाई में हमारी क्या तैयारी? बहुत सरल उत्तर है, जीरो। हमारी कोई तैयारी नहीं है। जो अभी आपने जो पिछला प्रश्न पूछा था, मैं उसी की कंटिन्यूटी में ले जाता हूं उसे, कि जो मैंने कहा कि
15 अगस्त 1947 को कुछ अलग नहीं हुआ था और उन्होंने जो लेटेस्ट वेपन था माइंड मैनिपुलेशन का उस पर कब्जा कर रखा है। उसमें इस्लाम भी है, उसमें क्रिश्चियनिटी भी है, उसमें माओइज्म भी आता है। और अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसी का एक नया रूप है। उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? वही वेस्टर्न पावर्स कर रहे हैं। इसमें जो डिफरेंस एक आ रहा है वो है कि इसमें जो बिल्कुल हार्डकोर जिसे हम जिहाद लॉबी कहते हैं उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। इसमें जो डायरेक्ट कंट्रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो इंटेलिजेंसिया और स्पेशली वेस्ट का इंटेलिजेंसिया प्राइमरीली कंट्रोल्ड बाय लेफ्ट। अब इसमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शन क्या आता है? साइंस कभी भी लेफ्ट का फोटे नहीं रहा, उनका वो स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहा। साइंस हमेशा इंडिपेंडेंट रही। लेकिन एक आती है पॉलिटिकल साइंस कि साइंटिस्ट जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी अच्छा इनोवेशन कर ले, लेकिन जो पॉलिटिकल पावर में बैठा उसको यूज उसी में करना। न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बॉम्ब किसने बनाया था वो हमारे लिए एकेडमिक इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन चलाएगा कौन वो पॉलिटिशियन डिसाइड करने वाला। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी जो डिजाइनिंग की है, उसका जो जितना भी उसका बैकएंड काम है वो तो सारा साइंटिस्ट ने किया, लेकिन उसका जो उपयोग है मैनिपुलेशन के लिए वो कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं, प्लस लेफ्ट का और वेस्ट का वो एंट्रेंच्ड इकोसिस्टम है जिसमें जो क्रिश्चियनिटी का जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं कि सरल भाषा में या तो क्रिश्चियनिटी उसको उपयोग करेगी या लेफ्ट उसका उपयोग करेगा। और हमने इस दिशा में कोई तैयारी नहीं की। जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि हमने अपने देश में कभी भी उस तरह का इकोसिस्टम तो एक आजकल बड़ा अब्यूज वर्ड हो गया, हमने उस तरह का एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड नहीं किया अपनी पीढ़ियों को कि वो इनोवेशन करके कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी बना सके, और उसमें हम बहुत पिछड़ चुके हैं। ये आप AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ले सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में ले सकते हैं, जिसमें हम पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं और हम इतने पिछड़ चुके हैं कि उसको कवर अप जब तक करेंगे तो दूसरे लोग उसमें बहुत ज्यादा आगे हमसे ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी इसमें जीरो भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, नेगेटिव में तैयारी है क्योंकि हम उसके विक्टिम हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये इसीलिए था कि एक लड़ाई तो खराब सिलेबस को ठीक करने की थी, दूसरी स्टेज ये थी कि अगर वो ठीक होता है तो नया सिलेबस क्या होगा। लेकिन अब युद्ध के मैदान में सारे हथियार ही बदल गए, सिलेबस को बदलने का प्रश्न थोड़ा सा छोटा हो गया। तब रास्ता क्या है, चाहे वो सिलेबस के विषय में हो, क्योंकि अभी जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करते हैं जिसको कहीं ना कहीं पिछले 1-2 साल में बड़ी तेजी से लागू करने का प्रयास किया गया है, उसके रिजल्ट हो सकता है थोड़े दिन में दिखें। तो इस पूरे विषय में नया रास्ता क्या है, किस और हम तेजी से आगे बढ़ें, और दूसरा जब युद्ध में हथियार और तकनीक और नीति बदल गई है तो उस दृष्टि से नई दिशा क्या है? जी देखिए, जो तो बेसिक्स हैं वो अभी भी वैसे ही रहेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं स्कूल जाने वाले बच्चों की, क्योंकि जो नींव है वो वहीं पड़ जाती है, और उसका सॉल्यूशन तो सिलेबस की कंटेंट बदलना, किताबों का जो कंटेंट है वो चेंज करने की आवश्यकता है। इसमें आप ऐसे देखिए कि जिस समय UPA 1 आई थी वो आए थे 2004 में। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है विद इन 24 आवर्स जो एजुकेशन सेक्रेटरी है उसे बदल दिया जाता है, और 2 महीने के अंदर टेक्स्ट बुक्स लिखने वाली कमेटी बैठ जाती है। 1 साल के अंदर किताबें तैयार होकर बच्चों के बैग में पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि नैरेटिव कितना पावरफुल है और ये उनके लिए टूल है, उन्होंने उसको अच्छे से यूज किया। हम 8 साल हो गए, अभी हमने उसे उस ओर कदम नहीं बढ़ाया है, जो हमारे लिए ऑलमोस्ट एक फेलियर है कि हमने इतना लंबा समय उसमें नष्ट कर दिया। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिशियन के हाथ में पावर, वो कैसे करेगा। हमें समस्या क्या आ रही है कि यहाँ पर एक लॉबी जो बैठी है वो नकारवाद, जैसे निगेशनिज्म कहा जाता है कि झूठ पढ़ाओ सच मत बताओ। यहाँ पर जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, जो क्रिश्चियन इन्वेडर्स थे, जिन्होंने भी यहाँ पर आक्रमण किए,
उन्होंने बहुत क्रूरता से अत्याचार किया। अब क्या उन्हें सिलेबस में डाला जाए या नहीं डाला जाए? तो जो कहते हैं डाला जाए कि सच्ची हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, दूसरे बोलते हैं नहीं, इससे ना वैमनस्य बढ़ता है, तो जो बीत गया वो बीत गया, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, कि अब हम नया दौर है तो लिखे भी नहीं कहानी, वो ऐसा करता है। यही सेम समस्या जर्मनी में थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वहां पर जब उनको समझ में आया कि किस तरह से गैस चैम्बर्स में मारा गया, तो बड़ी बड़ी शर्मनाक बात थी कि लाखों यहूदियों को किस तरह से मारा। वहां पर भी यही डिस्कशन हो रही थी कि क्या हम इसको एक्नॉलेज करें, बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। और सौभाग्य से वहां पर जो ये कहते थे कि सच्चा इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, उन्होंने प्रिवेल किया और जर्मनी में एक लॉ बनाया जिसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर होलोकॉस्ट को डिनाई करता है तो उसको स्टैट्यूटरी पनिशमेंट मिलती है। तो वहां वो पॉसिबल नहीं है। हमारे देश में जो नरसंहार किया गया, जो हत्याएं की गई, जो क्रूरता की गई, वो जो यहूदियों के साथ किया गया उससे कई गुना अधिक थी। लेकिन हमने यहाँ पर झूठ बोलने वालों को फ्री हैंड दे दिया कि तुम हिस्ट्री को लिखो। तो मेरा मानना है कि अगर हम इस सबको सुधारना चाहते हैं तो एक तो हमें ऐसे कानून की आवश्यकता है कि जो जर्मनी के पैटर्न पर हो, कि जो झूठा इतिहास लिखेगा, पढ़ाएगा, बताएगा, उसके लिए स्टैट्यूटरी पनिशमेंट होनी चाहिए कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनली पनिश किया जा सके। ये बेयर मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि जो लॉबीज यहाँ लगी हुई है वो हटेंगी नहीं। जैसा मैंने बताया कि उनकी एक ही किताब है, उसमें डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, वो उन्होंने बाय हुक और बाय क्रुक करना ही है। तो सबसे पहला तो हमें इस तरह का कानून चाहिए जो इसको, इस झूठ को ना चलने, और इसमें कभी किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं हो सकता कि हम सच पढ़ाने की बात कर रहे हैं। दूसरा कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो सच्ची हिस्ट्री है वो बच्चों तक पहुंचाई जाए। अब इसमें एक क्वेश्चन हमेशा ये उठाया जाता है कि आज जो मुसलमान बन गए हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है, आज जो क्रिश्चियन है उनकी तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो क्राइम नहीं की। बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कोई गलती नहीं की। अब उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? क्या हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें बच्चा एक मदरसे में जाके पढ़ता है, उसे पढ़ाया जाता है कि एक गॉड है जिसका अल्लाह नाम है, सातवें आसमान पे बैठता है। ये एक एक पॉइंट में जानबूझ के इलस्ट्रेट कर रहा हूँ कि आप इसको देखिए कि क्या ये तर्क पर कहीं ठीक बैठता है, क्या साइंटिफिक एप्टीट्यूड पे ठीक बैठता है। सातवें आसमान पे बैठा है, उसमें पूरे संसार को, सिर्फ संसार को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, पर उसी ब्रह्मांड में एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, उसकी छोटी सी धरती पे तुच्छ से मानव रहते हैं। वो उनसे कम्युनिकेट करना चाहता है जिसने सब कुछ बनाया। कम्युनिकेट करने के लिए वो रास्ता क्या चुनता है कि किसी को पैगंबर बनाता है। पैगंबर बनाने के लिए भी वो किसी फरिश्ते के थ्रू से बात करेगा, वो उसको बताएगा, फिर उसको किताब में लिखा जाएगा। और ये जो किताब है, ये वर्ड ऑफ अल्लाह है, इसको 100% मानना। 1400 साल पहले आई थी। अब इंटरनेट के जमाने में ऐसा कोई मैसेज नहीं आने वाला। तो उसने लिखा है, उसने लिखवाया है। अब इसमें लिखा है कि जो काफिर है, काफिर का अर्थ है गैर मुसलमान, सारे नॉन मुस्लिम्स, वो नफरत करने के लायक हैं, सब जानवरों से भी बदतर हैं, वो वाजिबुल कत्ल हैं, अगर तुम्हें मिलते हैं तो उनको मार सकते हैं। उनकी महिलाएं हैं, अगर तुम्हारे कब्जे में आ जाती हैं तो वो तुम्हारे लिए हराम नहीं है, तुम उनको यूज कर सकते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि जो बच्चा ये पढ़ते पढ़ते बड़ा होगा, वो बड़ा होके क्या करेगा? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ आ रहा है कि वो क्या करेगा। क्या हम अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा के लिए छोड़ सकते हैं? अगर ये तो उस बच्चे पे भी अत्याचार है, हमारे समाज पे तो अत्याचार होगा ही होगा कि हम एक पोटेंशियल टेररिस्ट को, एक नहीं लाखों ऐसे पोटेंशियल टेररिस्ट हम उनको जन्म दे रहे हैं। ये उन बच्चों पे भी अत्याचार है, वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो एक पर्टिकुलर घर में पैदा हो गया। हमने अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए, माइनॉरिटी अपीजमेंट करने के लिए माइनॉरिटी कमीशंस बना दिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बना दिया, और उनको ग्रांट पे ग्रांट देते जा रहे हैं कि तुम जाओ इस तरह की शिक्षा को पढ़ो जो नफरत सिखाती है। तो क्या ये एक सभ्य समाज बनने की बात नहीं है?
तो इसमें हमें करने की क्या आवश्यकता है, माइनॉरिटीज कमीशन की बजाय एक ह्यूमैनिटी कमीशन बना दीजिए, एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी अफेयर्स बनाइए कि जो बच्चे इस तरह की जहरीली विचारधाराओं में फंसे हैं, सिर्फ बच्चे क्यों, उनके माँ बाप भी फंसे हैं, उनको वापस लाने का काम किया जाए। जितनी बातें, ये जो 5-6 सेंटेंस मैंने आपसे बोले हैं, आप बाहर चले जाइए, किसी से भी पूछिए कि क्या हम अपने बच्चों को ऐसी किताब पढ़ाना चाहेंगे, लोग मना करेंगे उसके बारे में। तो एक बार इसका कंसेंसस बन जाएगा, बड़े आराम से बनाया जा सकता है, सिर्फ थोड़ी सी विल पावर की आवश्यकता है। अगर ये हो जाता है तो जितने आपको अभी दिखाई दे रहा है कि ये कल को जिहादी पैदा होंगे, कल को कन्वर्शन फैक्ट्री में क्या काम करेंगे, उन्हें हमने एसिमिलेट करना है, वापस उनको ह्यूमैनिटी में लेके आए, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए, ताकि वो उस स्वच्छंद वातावरण को एंजॉय कर सके जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया था, जो हम एंजॉय करते हैं। अमेरिका में एक लेडी है वफा सुल्तान करके, साइकोलॉजिस्ट है, बड़ी अच्छी, मिडिल ईस्ट में उनका जन्म हुआ। तो वो एक वक्तव्य दे रही थी अमेरिका में आके। उनका कहना था कि यहाँ पर अमेरिका में जब मैं आती हूँ तो स्टारबक्स में बैठ के एक कप ऑफ कॉफी पीना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अकेली घूमना बड़ा अच्छा लगता है, बारिश हो रही है तो उसे एंजॉय करना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन तुम अमेरिकन क्या कर रहे हो, तुम बोलते हो कि नहीं नहीं, ये तो रेडिकल इस्लाम है जो गलत है, ये वहाबी इस्लाम है जो गलत है, सलाफी इस्लाम है जो गलत है, क्योंकि तुम लोग पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हो और तुम जानते नहीं कि तुम किस राक्षस को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, और तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारे पास फ्रीडम है उसकी क्या कीमत है। एग्जैक्टली वही हिंदुओं के साथ भी है। हमें ये नहीं पता कि जो हमें स्वतंत्रता मिली है वो कितनी महंगी मिली, हमें कितने क्षत्रियों ने जान दी, कितने ऋषियों ने उसके लिए काम किया। हमने उसको बहुत हल्के में आंकना शुरू कर दिया, हम समझते नहीं कि हमें क्या मिला हुआ था, और हम ये नहीं जानते कि वो जो बुरके के नीचे छुप के जिसको जाना पड़ता है उसके ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। तो जब तक हम ये मानवता नहीं समझेंगे ना कि हम एक दायित्व समझ के उनको वापस नहीं लाएंगे। आज घर वापसी के नाम पे शोर मचा देते हैं, लेकिन जब तक हम उनका शुद्धिकरण, उनको घर वापसी नहीं कराएंगे, उनको मानवता में नहीं लाएंगे, मैं उससे एक स्टेप आगे जाता हूँ, उनको मानव समाज के साथ नहीं मिलाएंगे, तब तक हम इन समस्याओं से जूझते रहेंगे। और मुझे लगता है कि हम अपने ऋषि ऋण से तब तक मुक्ति नहीं पाएंगे जब तक हम ये काम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात। मैं इस सेशन को और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि सामान्यतः लोग आपको सनातन धर्म के वॉरियर के रूप में भी अब जानने लगे हैं, यू आर ऑल्सो नोन एज सनातन वॉरियर। रिलेटेड टू दैट, बार बार ये प्रश्न खड़ा होता है, या इतिहासकारों ने इसको खड़ा करने का प्रयास करके उसको कहीं ना कहीं सिद्ध करके लोगों के दिमाग में भी बैठा दिया है, जो द्रविड़ और आर्यन थ्योरी को लेके बार बार बात होती है कि आर्यंस आर आउटसाइडर्स, दे हैव इन्वेडेड दिस कंट्री। तो एक्चुअली वो थ्योरी क्या है, कैसे उसको वो लाए गए और उसका सच क्या है, वो भी आप अगर हमसे साझा करेंगे तो इस सत्र में सभी श्रोताओं को उसका लाभ मिलेगा। जी, ये देखिए कितनी आयरॉनिकल है, कितनी हंसी की बात है कि आज भी हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी कह रहे हैं। थ्योरी है और थ्योरी को एज फैक्ट पेश किया गया। अब मोटा मोटा ये है, थ्योरी उनकी ये थी, अंग्रेजों ने जो थ्योरी दी, उनका कहना था कि यहाँ पर जो भारत में कुछ लोग रहते थे जिन्हें आप अभी XYZ बोल दें, मूल निवासी बोल दें, द्रविडियन बोल दें, जो मर्जी नाम दें, उत्तर की दिशा से कुछ लोग आए जिनकी चमड़ी का रंग गोरा था। उन्होंने यहाँ पर आके जो मूल निवासी थे उनको भगाया, उनको मारा पीटा, उनकी जगह पे कब्जा करना शुरू किया, धीरे धीरे उत्तर वाले हिस्से पे कब्जा कर लिया और उनको दक्षिण में धकेल दिया। और क्योंकि बड़े चालाक थे, चतुर थे, तो उन्होंने अपने आप एक ऐसा सोशल सिस्टम बनाया जिसमें वो टॉप पे बैठे ब्राह्मणों ने, और अपने कोलैबोरेटर्स को क्षत्रिय बना के सेकंड स्टेप पे पहुंचा दिया, और जिनका शोषण करना था उनको नीचे शूद्र बना दिया। ये है थ्योरी का क्रक्स। अब इसका उद्देश्य ये था कि क्योंकि वो स्वयं इन्वेडर थे, तो अपने इन्वेजन को जस्टिफाई करना चाहते थे कि
वी आर जस्ट द लेटेस्ट इन सीरीज ऑफ इन्वेजन्स, कि तुम्हारे ऊपर तो आक्रमण होते रहे हैं, और तुम जो आज हमें कह रहे हो, तुम भी तो आक्रमणकारी थे, आज हमें क्यों कह रहे हो? ये इस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की। अब इसमें सरप्राइजिंगली आप अगर अफ्रीका के अलग अलग देशों को देखेंगे तो वहां पर भी उन्होंने सेम तरह का एक टेम्पलेट, एक कंप्यूटर में टेम्पलेट लैंग्वेज होती है कि आपने एक पैटर्न बना दिया, सब जगह पे वही लगा दो। आज क्योंकि हम इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं इसलिए हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आज से 200 साल पहले जब संसार इतना जुड़ाव नहीं था, तो आप अफ्रीका में वही बात बोल रहे हैं, इंडिया में यही बात बोल रहे हैं, तो लोग उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो यही वो करते थे, जहां पहुंचते थे उन्हें बोलते थे कि देखो भाई, तुम जिस देश में रह रहे हो, यहां पर पहले उत्तर से कोई आए थे, उन्होंने हमला किया था और वैसे ही हम आ गए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें रवांडा में मिलता है, जहां पर 1994 में एक बड़ा भयंकर नरसंहार हुआ कि कुछ ही हफ्तों में वहां पर एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स ने दूसरे ग्रुप ऑफ सिटीजन्स को मारना शुरू किया, 8-9 लाख लोगों की हत्या कर दी। तो जब सोशल साइंटिस्ट ने उसको स्टडी किया तो उन्हें समझ में आया कि उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा था। रवांडा की जो सारी पॉपुलेशन है उसको आप ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हुटू, टूट्सी और त्वा। त्वा लगभग 1% है, तो हमारे लिए वो इररिलेवेंट है आज की डिस्कशन के लिए। हुटू और टूट्सी में हुटू लगभग 80% और टूट्सी लगभग 20%। ये जो डिवीजन था ये प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ होता है। जैसे अगर हम अपने देश में उपनिषद पढ़ते हैं तो हम बताया जाता है कि गौ दान की जाती थी, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय है वो उतना ज्यादा संपन्न माना जाता है। और जितनी, क्योंकि पहले तो अग्रेरियन सोसाइटीज होती थी, तो रवांडा भी वैसे ही था, वहां भी जिसके पास जितना पशुधन होता था वो संपन्न माना जाता था, उसे बोलते थे टूट्सी, और जिसके पास कम है उसे हुटू बोल देते थे। जब गोरी चमड़ी वालों ने वहां पे इन्वेड किया, क्योंकि वहां 2-3 अलग अलग देश गए थे तो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, इसलिए हम गोरे बोल देते हैं। तो जब थोड़ी जनसंख्या के लोग किसी भी देश पे कब्जा करते हैं तो वहां पर सुचारू ढंग से चलाने के लिए उनके अपने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो बाकी लोगों को फिर कंट्रोल करते हैं। और ब्यूरोक्रेसी में आपको रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए होता है कि ये एक्स चीज है, ये वाई चीज है, और ये हमेशा ऐसी रहने वाली है। तो उन्होंने उस समय 1920s की बात है, ये डिसाइड किया कि हमने, क्योंकि सारे का सारा सिस्टम नोट डाउन करके रखना है, तो उन्होंने सारी पॉपुलेशन को आईडी कार्ड इशू किए, जो हुटू से हुटू का, जो टूट्सी से टूट्सी का। अब आपने कागज का टुकड़ा दे दिया तो अब वो रिजिड हो गया, फिक्स हो गया कि ये हुटू और ये टूट्सी है, तो हुटू का बेटा हुटू होगा, टूट्सी का बेटा टूट्सी हो जाएगा। तो जो वहां पर फ्लूइडिटी थी, चेंज हो जाते थे, अब वो चेंज नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे रहेंगे। और दूसरा उन्हें पढ़ाया गया कि जो, जैसे यहाँ पर जो नैरेटिव चल रहा है वहां पे ये था कि जो टूट्सी थे ये बहुत चालाक लोग थे जो उत्तर से आए, तुम जो टूट्सी हो तुम यहाँ के रह, सॉरी जो हुटू है वो यहाँ के मूल निवासी है, इन्होंने आके तुम पे कब्जा करना शुरू किया, तुम लोगों को मारना शुरू किया, तुम्हारे पास कम पैसे थे, इन्होंने तुम्हारे ऊपर अपनी सीट बना ली, तुम्हारी महिलाओं के साथ इन्होंने फिर संभोग करना शुरू किया, इसलिए अब जो रंग है थोड़ा सा मिक्स होने लग गया। ये बच्चों को 1920 से लेके 90s तक, यानी लगभग 70 सालों ने ये पढ़ाया गया। अब इसमें कमाल की चीज क्या होती है कि हम आजकल एक वर्ड सुनते हैं विक्टिम कार्ड की ओर। विक्टिम बनना हर किसी को बड़ा अच्छा लगता है, और उसकी ब्यूटी होती है कि जैसे हम जब कॉलेज में थे तो मैं एक शरारत किया करता था कि मुझे ना हस्तरेखा देखना आता है। तो जब मैं किसी को बोलता था तो अच्छा हमारा हाथ देख के बताओ, स्पेशली अगर लड़कियां हैं, हमारा भी बताओ देख के, तो वो हाथ देखना, और 2-3 स्टैंडर्ड जुमले होते थे। एक मैंने बोलना कि अच्छा ऐसा है कि तू ना जितना लोगों को करती है ना, उनके लिए काम करती है, उनपे तेरे अंदर जो डिवोशन है उतना तुझे रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब संसार में कोई ऐसा नहीं होगा जो इस चीज को हाँ नहीं बोलेगा। इसमें 2 चीजें इनहेरेंट ही हैं कि मैं सबका करता हूं, मेरा कोई नहीं करता, तो मैं कितना अच्छा हूं।
और दूसरा जो मेरे साथ बुरा हो रहा है उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है, और जो कोई और रिस्पॉन्सिबल है तो मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, मेरी इंटाइटलमेंट हो गई कि तुम मुझे दो, क्योंकि तुमने मेरे पूर्वजों को के साथ ये किया था, अब तुम मुझे दो। तो ये सारे का सारा जो गेम है ये विक्टिम कार्ड से चलता है। तो जब आप किसी देश की 80% जनता को बोलो कि ये 20% तेरे साथ ये करते आए हैं, तो उनके अंदर वो गुस्सा भरता गया, एक दिन टूटा और जिसको हमने वहां नरसंहार के रूप में देखा। सेम नैरेटिव हमारे यहाँ पे चलता है कि ब्राह्मण आए, बड़े चालू थे। अब इसमें जो टेम्पलेट वही वाला है कि बाहर से आए, इन्वेड किया, वो आर्यंस थे, गोरी चमड़ी वाले थे, ब्राह्मण थे, संस्कृत लेके आए थे, वो थोपी सबके ऊपर। फिर जब आप उनको क्वेश्चन रेज करोगे तो बोलेंगे अच्छा चलो हमला नहीं किया होगा, माइग्रेट करके आ गए होंगे, लेकिन टेम्पलेट वही वाला है। और ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि यहाँ पर भी किसी तरह से वो क्लास वॉर क्रिएट करके यहाँ पर एनार्की फैला दी जाए। तो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी हो गई। अब सिर्फ थ्योरी है, इसका तथ्य कोई नहीं है। और हमारे मित्र हैं संजय दीक्षित, उन्होंने इस पे 1 करोड़ का इनाम रखा था कि जो इसको सच प्रूव कर दे हम उसको 1 करोड़ रुपए देंगे। फिर कोई और मिला, तो अब स्थिति है कि अब हमने 3 करोड़ रुपए का इनाम कर दिया है कि जो भी व्यक्ति आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सच्चा प्रूव कर दिया उसको हम उसी दिन 3 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। आज तक कोई नहीं आया। इनफैक्ट जेएनयू वाले जो किताबों में डालते हैं, मेरा एक, जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं ऐसी जेएनयू में रखी गई थी संस्कृत डिपार्टमेंट में, तो जिन्होंने रखनी थी उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, आपने किताब लिखी और आप कॉन्फिडेंट है। मैंने कहा बोले कि हम जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है उससे किसी को बुला लें। मैंने कहा आप एक काम करो, जिन्होंने मुझे उत्तर दिया था पिटिशन का, नीलाद्रि भट्टाचार्य थे, उनके एचओडी थे, मैंने कहा आप उन्हें बुला लीजिए, तो उनसे चर्चा करेंगे। और वहां भी मैंने बोला था इनाम देंगे इसका, तो उन्होंने आने से मना कर दिया था, वो नहीं आए। सो अगर जेएनयू का एचओडी नहीं आ रहा तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। और आप भले ही पोस्टर छपवा दें सब जगह पे कि इसको 3 करोड़ हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि देंगे, कोई नहीं आने वाला है। जी धन्यवाद नीरज जी। कई सारे और विषय हैं जिन पे लगातार हम आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है। हमने तालियों से और शब्दों से नीरज जी का स्वागत किया था। मैं श्रोताओं से जितने प्रश्नों की अनुमति होगी वो लें। उसके पहले इस सत्र की माँ रेवा के तट की और महेश्वर की मधुर स्मृतियां नीरज जी को बनी रहें, इसलिए उनके स्वागत और स्मृति चिन्ह के लिए आदरणीय धर्मेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और उनका स्वागत, वंदन और स्मृति चिन्ह भेंट करें। दो प्रश्नों की अनुमति मिली है। जो भी साथी दो, आप माइक दे दीजिए ना सुविधा से। वंदे मातरम भाई साहब, मेरा नाम रोहित जोशी है। अभी वर्तमान परिदृश्य में अपन यूक्रेन की स्थिति और रशिया की स्थिति देख रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले अफगानिस्तान की स्थिति देखी। मेरा प्रश्न इसमें पढ़ाई से संबंध में ये है कि भारत में कोई सा भी युद्ध होता है, विश्व में कोई सी भी घटना होती है, हम अपनी राय बना लेते हैं उस जगह को लेके। और भारत में 2 टाइप के विचार क्रिएट हो जाते हैं, कुछ लोग इस तरफ हो जाते हैं, कुछ लोग उस तरफ हो जाते हैं, और वो जितना नहीं लड़ता है उतना हम सोशल मीडिया पे लड़ लेते हैं। मेरा ये प्रश्न, मतलब सुझाव और प्रश्न ये है कि हमारा भारत अति प्राचीन है और निश्चित रूप से 7 द्वीपों में हमारे अनेक प्रकार के संबंध महाभारत काल से रहे हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में हम उन संबंधों को पढ़ाने के लिए, उन संबंधों को बताने के लिए, और आजादी के बाद से आज तक कौन कौन देश भारत के हितों के लिए आगे आया है, किन किन देशों ने भारत के हितों के लिए कार्य किया है,
उसको ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या इस पे कोई योजना पे काम हो रहा है? आप कृपया मुझे उसका जानकारी प्रदान करें। देखिए, इसमें एक प्रैक्टिकल समस्या ये आएगी कि आज जो मित्र कल शत्रु हो सकता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ना तो कोई परमानेंट शत्रु होता है, ना ही परमानेंट मित्र होता है। तो इस तरह का रिजिड तो कोई चीज हम नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आपने एक बात एकदम ठीक कही है कि हम यहाँ पर किसी भी बात पे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और ये एक्चुअली आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या कर रहा है। वो ऐसे नागरिकों को जन्म दे रहा है जो फैक्ट्स बहुत कम जानते हैं, लेकिन ओपिनियन सबकी है। और यही उसमें समस्या आती है कि बिना जाने, बिना आप, ये तो खैर युद्ध की बात हो रही है, आप देखिए ना कि विराट कोहली को भी सजेस्ट करेंगे कि इसको ये शॉट कैसे खेलना चाहिए। सो वो हमारी समस्या, ये एजुकेशन सिस्टम की समस्या है कि हमें एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप नहीं करवाई जाती, हमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जाती। रोड मेथड है कि टीचर ने बता दिया, तुमने सुनना है, फिर इसी का आंसर दे देना। जब तक हम वहां पर क्रिटिकल एनालिसिस नहीं सिखाएंगे, तब तक हम इसी समस्या से जूझते रहेंगे। और जो आपका मूल प्रश्न था कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं कि कौन दोस्त है और कौन शत्रु है, तो वो बड़ा एक ग्रे एरिया शिफ्ट होता रहेगा। इसलिए ऐसा पाठ्यक्रम में नहीं हो सकता। वो जो बड़े, जब कॉलेज में जाता है उससे आगे चलता है, तो करंट अफेयर्स में वो चीजें वो सीख सकते हैं उनको। जी, वंदे मातरम। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि 9th और 10th की जो पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तक, उसमें 7 साल के बाद कोई भी सुधार नहीं किया गया है। कारतूस पढ़ाया जा रहा है। वजीर अली हमारा महानायक है उसमें, 10वीं की जो पाठ्य पुस्तक है। और आदमी नामा करके एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसमें पूरा उर्दू के शब्द है। तो क्या हिंदी में उर्दू इतनी होना आवश्यक है? इसके लिए कोई उत्तर है? आपने दो प्रश्न पूछे जी कि क्या उर्दू होना आवश्यक है। उसका उत्तर तो ना है, नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपने कहा कि आवश्यक है, कतई आवश्यक नहीं है, बल्कि मेरा ये मानना है कि ये उन्होंने धीरे धीरे हर क्षेत्र में ऐसा करते जा रहे हैं कि हिंदी में से संस्कृत निकालते जा रहे हैं, धीरे धीरे उर्दू और अरबी शब्द उसमें डालते जा रहे हैं। मुझसे पहले प्रखर जी थे, तो यदि आप देखें कि मीडिया का जो नैरेटिव चलता है उसमें अब इतने लोग हताहत हुए। अभी हताहत कहाँ का शब्द है कि आस लगाया जा रहा है, कवायद की जा रही है। आप धीरे धीरे देखिए ये शब्द नए नए जुड़ते जा रहे हैं, और इनको जोड़ने वाले वहां लोग बैठे हैं जो ये काम करते हैं कि वो हर 2-3 महीने में एक नया शब्द डाल देते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है। और इसमें मुझे लगता है कि जो हमारे साहित्यकार हैं, जो संपादक हैं और जो शिक्षक हैं, ये 3 वर्ग ऐसे हैं जो इसमें यदि सचेत रहेंगे तो हम इसको सुधार सकते हैं। नहीं तो हमेशा बात वही होती है कि हमारे यहाँ कहते हैं ना, देव असुर संग्राम निरंतर चलता है, कि जो राक्षस हैं, जो मलेच्छ हैं, वो तो अपना काम निरंतर कर रहे हैं। देवों ने, सज्जनों ने काम करना छोड़ दिया है, इसलिए हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। जिस दिन सज्जनों ने, देवों ने अपना काम करना सीख लिया, उस दिन ये समस्या निपट जाएंगी। धन्यवाद नीरज जी, आपने सज्जन शक्ति के एकत्रीकरण के साथ इस सत्र का समारोह भी कर दिया। मैं हृदय से पूर्ण नर्मदा साहित्य मंथन की आयोजन समिति की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ।